हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है। और जो प्यारे बच्चे आपका उम्मीद बैच चल रहा है जिसमें फिजिक्स का प्यारे बच्चों यहाँ पे 200, केमिस्ट्री का 200, बायो का 200, इंग्लिश का 200, हिंदी का 200, यही सब चलेगा आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, वही सब क्वेश्चन आएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका चल रहा है धड़ाधड़, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव आपको 10-10, 15-15 दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स का चल रहा है, फिजिक्स में पहले पार्ट में हमने 15 यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव दिया, वो आप लोगों ने याद कर लीजिए। 15 ऑब्जेक्टिव के साथ 15 सब्जेक्टिव। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे आज की क्लास में केमिस्ट्री का उम्मीद बैच स्टार्ट करें। और प्यारे बच्चों, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है ना, ये 200 क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है आप लोग कर लेते हैं प्यारे बच्चों, पूरा गारंटी है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। 100% प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होगा ना, इसी क्लास और इसी सीरीज में से रहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल इस सीरीज को करना है, एक एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। बहुत मेहनत से प्यारे बच्चों ये क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर इस क्लास को कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि यहाँ देखिए आज का जो क्लास होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, बता दीजिए आप सब कैसे हैं। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से लाइक करके यहाँ आप देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज कीजिए, एक लिंक जाएगा, उसको दबा के आप लोग ऐड कर लीजिएगा। आप गर्ल्स हैं तो आप नहीं ऐड कीजिएगा, आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल या नॉर्मल कॉल करके बात कर लीजिएगा, हम आपको बताएंगे कहाँ पे ऐड होना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग डीपली यहाँ पे पढ़ते हैं कि बच्चे बोलते हैं एक्सप्लेन नहीं करते सर जी। इसमें तो प्यारे बच्चों ये जो क्लास है ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव करा रहे हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, आपको पता चले कि सर जी कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आपके दिमाग के कोना कोना तक ढुका देंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को। तो चलिए यहाँ पे शुरू कर देते, एक बार सभी बच्चे यस बोल दीजिए कि यस सर जी, क्लास को शुरू कीजिए। कर दे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए, निम्नलिखित में से कौन रावल का नियम, ये हम पूछे कि रावल का नियम कौन सा है, रावल का नियम कौन सा है, हम पूछे हैं ना आपसे। तो आप प्यारे बच्चों बताते हैं बहुत बढ़िया कि P = क्या होता है प्यारे बच्चों, P0 जो x होता है, ये रावल का हमारा नियम होता है। कैसे होता है ये तो आप नहीं जानते, आप तो रट लिए हैं कि रावल का नियम कैसे होता है। अगर एग्जाम में प्यारे बच्चों देखिए बहुत बार पूछा गया है, 3 से 4 बार कि रावल का नियम क्या है, रावल का नियम क्या है, रावल का नियम क्या है, ये पूछा जाता है। तो आज आपको पूरा डीपली समझा देंगे कि आप लोग अगर रटे भी होंगे ना, तो हमारी तरीके से आप लोग उसको लिख दीजिएगा और उसका आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको डीपली समझाते हैं कि आखिर रावल का नियम क्या है। रावल का नियम प्यारे बच्चों आखिर क्या कहता है, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके डीपली ऐसा समझाएंगे प्यारे बच्चों कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा 110%। तो चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं कि रावल का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है। तो चलिए यहाँ देखिए राउल्ट का नियम क्या है, तो किसी निश्चित ताप पर एक विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी प्यारे बच्चों क्या घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज की प्यारे बच्चों क्या होता है, समानुपाती होता है। हमको तो सिद्ध करना है, आप तो पढ़े कि रावल का नियम क्या होता है, P = P0x, ये याद किए हैं ना, तो हमको ये तो साबित करना है ना, तो कैसे होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कैसे होता है यहाँ पे, और आप लोग समझ ले जाइएगा तो जिंदगी में बूढ़ा हो जाइएगा, बाल बच्चा वाला, नाती पोता वाला, फिर भी नहीं भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला, एक निश्चित ताप पे विलयन में उपस्थित। तो यहाँ देखिए हमको एक सबसे पहले कंटेनर बना लेना है, इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों को निश्चित ताप पे विलयन घोलना है। यहाँ देखिए क्या करना है, एक निश्चित ताप पे प्यारे बच्चों क्या करना है, विलयन घोलना है। ये मान लीजिए कि गैस जला दिए और यहाँ पे क्या किए प्यारे बच्चों, ये गैस जल रहा है और ये निश्चित ताप है, इसमें प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक अवाष्पशील अवयव घोल दे रहे हैं, यानी चीनी यहाँ पे घोल दे रहे हैं, घोल देना है अवाष्पशील अवयव। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों, घोलना है एक निश्चित ताप पे। एक मान लीजिए कि निश्चित टेम्परेचर पे हम लोग एक अवाष्पशील विलय को घोल रहे हैं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों पूरा फोकस कीजिएगा, हम पे नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पे, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। बोल रहा है किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक यहाँ देखिए समांगी मिश्रण को हम लोग
प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं विलयन। दो या दो से अधिक यहाँ आप देखिए समांगी मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे प्यारे बच्चों विलयन। जैसे चीनी और पानी, दूध और यहाँ आप देखिए चीनी, ये सब क्या है, विलयन है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है। तो यहाँ पे पानी में क्या अवाष्पशील हम लोग चीनी घोले हैं, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। यानी कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि वाष्पीय यहाँ पे देखिए अवाष्पशील अवयवी कण अब आपसे पूछेंगे कि अवयवी घटक आखिर क्या होता है। अब पूछेंगे ना कि ये अवयवी घटक क्या है, तो अवयवी घटक प्यारे बच्चों होता है, एक होता है विलय, दूसरा विलायक, याद रखना है। अवयवी घटक हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, एक तो हो गया विलय और दूसरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विलायक। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक विलय दूसरा विलायक। प्यारे बच्चों विलय क्या हो गया, देखिए जैसे हो गया हमारा चीनी, विलय हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे हो गया चीनी, और यहाँ पे देखिए नमक। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा पूरा प्यारे बच्चों, डीपली आपको यहाँ पे रावल का नियम समझाने वाले, आपको समझ में भी आएगा। विलायक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए पानी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दूध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो दूध होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारा ये विलय होगा, यहाँ पे सॉरी विलायक होगा। विलायक क्या होता है, जिसमें विलय आके पूर्णतः घुल जाए और विलायक का रूप ले ले। जो विलय आके पूर्णतः घुल जाए, विलायक का रूप ले ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो यहाँ देखिए अब आपको लोग तो समझ गए कि यहाँ पे विलय क्या होता है, अवयवी कण क्या होता है। तो चलिए हम यहाँ पे अब रावल का नियम को समझाते हैं। यहाँ पे आपको समझना है, इसमें देखिए रावल के नियम में बहुत सारा है। देखिए यहाँ पे देखिए मूल प्रभाज भी है, तो मूल यहाँ पे देखिए मोल प्रभाज यानी दिए हुए प्यारे बच्चों जितना इसका अंश होता है, जितना अंश होता है उसको मोल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पे आपको बता दिए कि प्यारे बच्चों एक आदमी ने पैसा लगाया तो कितना दोनों ने मिला के लगाया, उसके अंश को हम लोग मोल अंश कहते हैं। प्यारे बच्चों एक अवयवी कण के दोनों अवयवी कण के घटक को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसके अंश को प्यारे बच्चों मोल अंश कहते हैं। यहाँ देखिए अब हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि यहाँ देखिए जो रावल का नियम है आखिर में वो क्या है। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी अवाष्पशील अवयवी कण को, अवयवी घटक को आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल अंश के प्यारे बच्चों क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। यानी यहाँ पे देख लीजिए क्या, वाष्प दाब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो ये प्यारे बच्चों क्या पीएस से सूचित करते हैं। ध्यान रखिएगा, वाष्प दाब को हम लोग पीएस से सूचित करते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, थोड़ा सा ये मोटा हो गया है, इसको पतला कर देते हैं। प्यारे बच्चों किससे, तो यहाँ आप देखिए पीएस से सूचित करते हैं। किसको, तो वाष्प दाब को। अवयवी घटक किसके, मूल प्रभाज की क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, समानुपाती हो रहा है। मूल प्रभाज को किससे सूचित किया जाता है, मूल प्रभाज को प्यारे बच्चों x से सूचित किया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाए, ये पीएस जो समानुपाती हो रहा है किसके हो रहा है, ये मूल प्रभाज यानी x के समानुपाती हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या बोला, आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी कण के मूल प्रभाज के समानुपाती, यानी आप देखिए वाष्प दाब को हम लोग पीएस से सूचित किए और समानुपाती होता है किसके, और ये समानुपाती होता है प्यारे बच्चों, समानुपाती है और समानुपाती हटेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, समानुपाती हटेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये पीएस तो यहाँ पे हो जाएगा वाष्प दाब, और ये समानुपाती हटा बराबर लगा, और यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, एक पीओ लगा देंगे, पी नोट लगा देंगे, समानुपाती हटाएंगे पी नोट लगा देंगे, और ये क्या होगा, विलायक का प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मूल अंश होगा, विलायक का मूल अंश होगा, विलायक का वाष्प दाब होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है, पी नोट किससे सूचित करते हैं, विलायक का वाष्प दाब। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी नोट एक्स। तो यही ना है प्यारे बच्चों हमारा रावल का नियम, तो यही होता है। सबसे पहले याद रखना है कि उसका आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज के, आंशिक वाष्प दाब अवयवी घटक के मोल प्रभाज जिसको हम लोग x से सूचित करते हैं उसके समानुपाती होता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रावल का नियम कहते हैं। समझ में आ गया कि पी नोट एक्स कैसे होता है, समझ में आ गया ना। वाष्प दाब समानुपाती होता है किसके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मूल प्रभाज के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और ये आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। प्यारे बच्चों एकदम डीपली शुरू से पढ़ाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में शुरू से पढ़ाया जा रहा है। प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए, बहुत फायदा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज प्यारे बच्चों व्यक्त किया जाता है। तो किसी विलयन में प्यारे बच्चों किसका पूछ रहा है, तो विलय का मूल प्रभाज। तो विलय का मूल प्रभाज किससे व्यक्त हुआ, तो किसी विलयन में विलय का मूल प्रभाज को हम लोग किस में प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है
कि आप देखिए एक्स यहाँ देखिए सोल्यूट किस में है, तो n बटा n प्लस बड़का n में हम लोग किसको, विलय को प्यारे बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग व्यक्त करते हैं। विलय की बात करें तो हमको जानना है कि मूल अंश क्या होता है, मूल प्रभाज क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम इसको सिद्ध करेंगे। यही ना होता है हमारा कि विलय के लिए क्या होता है, विलय के लिए हो गया प्यारे बच्चों क्या, एक्स सोल्यूट क्या हो जाएगा, n बटा स्मॉल n प्लस बड़का n। और ये हमको अब सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन आता है कि प्यारे बच्चों मूल प्रभाज क्या होता है। यहाँ पे मूल प्रभाज क्या होता है, विलय के लिए पूछा है, विलय के लिए हम लोग निकालेंगे कि विलय का मूल प्रभाज क्या होता है। प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन आता है, समझ लीजिएगा, फायदा करेगा। शुरू से पढ़ा रहे, आगे चैप्टर वाइज चलते चलिएगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब मिलेगा। देखिए क्वेश्चन है कि मूल प्रभाज क्या है, तो विलयन में विलय का विलायक का मोलों के अंश, यहाँ देखिए मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलय का या विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हम आपको नहीं समझा पाए, ऐसे हम अपने तरीके से समझाएंगे कि विलयन में विलय या विलायक का मूल की संख्या, विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या यहाँ पे तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या प्यारे बच्चों उसके अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। प्यारे बच्चों कुल मोल कौन सा है, तो कुल मोल तो हमारा क्या है, छोटकू n है प्लस बड़कू n है। और यहाँ देखिए विलय का मूल प्रभाज हम लोग विलय को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल n से। तो ये किसका निकल गया, ये निकल गया हमारा विलय का। चलिए ये किसका निकल गया, विलय का। अब यहाँ देखिए विलायक के लिए हम बड़का n लिखते हैं, तो विलायक में प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि विलायक की मोलों की संख्या, विलायक का मोलों की संख्या को हम लोग n से, तथा प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, तथा यहाँ पे देखिए उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोल कौन कौन सा है, तो यहाँ पे स्मॉल n है प्लस बड़का n है कुल मोल। और ये किसके लिए हो गया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों विलायक के लिए। समझे प्यारे बच्चों, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया हमारा विलायक के लिए। चलिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे समझ नहीं पाए हैं, ये तो समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ पाए तो चलिए एक देसी ट्रिक आपको समझाते हैं, विलय और विलायक। चलिए यहाँ देखिए विलय और विलायक दो दोस्त हैं, और दोनों दोस्त ने प्यारे बच्चों एक फोन खरीदा है 1000 रुपये में। यहाँ देखिए 1000 रुपये में फोन खरीदा है। चलिए 1000 रुपये में फोन खरीदा है, तो यहाँ देखिए जो विलय है, जो छोटका n है, सॉरी यहाँ देखिए जो विलय है, जो छोटका n है, ये प्यारे बच्चों रुपया दिया है 200, और जो बड़का n है जिसको हम लोग विलायक नाम दे रहे हैं, बड़का n जो विलायक है वो 800 रुपया दिया है। तो हमको प्यारे बच्चों क्या निकालना है कि हमको विलय का मूल अंश निकालना है, और दोनों मिला के ना 1000 दिया है, जिसमें 1000 में n कितना दिया है 200। तो हमको बताना है कि छोटका कितना रुपया मिला है, ये छोटका जो n है यानी विलय है कितना रुपया मिला है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि छोटका मिलाया है और कितना मिलाया है, तो ये 200 और 800 दोनों मिला है, यानी क्या हो जाएगा छोटका n प्लस बड़का n, छोटका n प्लस बड़का n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका अंश निकल जाएगा। समझे कि हमको क्या निकालना है, इसका अंश निकालना है, यानी हमारा देखिए यहाँ पे इसका निकालना है, विलय का निकालना है कि विलय ने कितना इसमें रुपया मिला है। तो विलय ने मिलाया है प्यारे बच्चों कितना, तो 200 प्लस 800 मिला है, यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों मिला के और ऊपर में क्या मिला है, विलय ने मिला है। तो ये हमारा निकल गया विलय का। तो यही तो पूछा था कि विलय का क्या होता है मूलांश, तो विलय का मूलांश होता है n बटा n प्लस, यहाँ पे देखिए स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल n। अब यहाँ पे देखिए विलायक ने कितना रुपया मिलाया, तो विलायक ने मिलाया है प्यारे बच्चों n रुपया कितना में, तो यहाँ पे देखिए 200 प्लस 800 में, 200 प्लस 800 मिला के तबे ना प्यारे बच्चों हमारा हुआ है 1000 प्यारे बच्चों हमको विलयन का निकालना है, विलायक का निकालना है। तो विलायक ने रुपया मिलाया है कितना में, तो 200 छोटका मिलाया है n, यहाँ पे कौन छोटका n मिलाया है प्लस बड़का n मिलाया है, तब जाके ना हमारा विलायक के 1000 रुपया निकलेगा। यहाँ पे पूरा टोटल यानी फोन का 1000, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, बड़का n बटा क्या हो जाएगा छोटका n प्लस यहाँ पे कैपिटल n। अब ये प्यारे बच्चों किसका होता है, यहाँ पे ये किसका होता है, ये हमारा होता है प्यारे बच्चों विलायक के लिए। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, विलय के लिए पूछा था, तो हम लोग निकाल दिए कि विलय के लिए क्या होता है। तो मूल प्रभाज आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि विलय का क्या होता है। तो देखिए विलय के लिए हमसे पूछा था, किसके लिए, विलय के लिए पूछा था। देखिए तो विलय के लिए क्या हो जाएगा, मूल अंश इसका ये निकलेगा। समझ में आया, कितना रुपया मिलाया था, तो विलय ने जितना मिलाया था कितना, तो दोनों मिला के, यानी दोनों ने ये 200 और ये 800 मिलाया था। तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा 100% समझ में आ गया होगा। अगला आ जाइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्लास लंबा चलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा 100% यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख के जाना कि कभी आप दुनिया में कभी जिंदगी में भूले ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने आता है
कि जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब प्यारे बच्चों इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाए, जकड़ लिए जाए, तब इसे हम लोग कहते हैं एफ सेंटर दोष। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, एफ केंद्र दोष। अब यहाँ आप देखिए जो शॉर्ट की दोष है ये एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रेंकल दोष है ये एग्जाम में पूछा जाता है, एफ सेंटर दोष है ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप लोग छोड़े ना। प्यारे बच्चों 3-3 4-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे समझते चलिए, सब बच्चे समझेंगे, सब बच्चे, क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है ना इसमें छोड़ने वाला कुछ है ही नहीं, छोड़ने वाला कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो इस दोष में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, अर्थात आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में जब विपरीत यहाँ आप देखें आयन समय अवस्था के जालक में अनुपस्थित हो जाते हैं तो क्रिस्टल में रिक्तताएं उत्पन्न हो जाती है। इसी रिक्तताएं को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों देख लीजिए ये डिफिनेशन एक कैसा है, और एक हम आपको डिफिनेशन दे रहे हैं कि जब समान संख्या में धन आयंस तथा ऋण आयंस अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं एकाएक, तब उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। तो आप लोग वो नोट कीजिएगा जो हम आपको बताए हैं कि जब समान संख्या में धन आयंस और ऋण आयंस अपने क्रिस्टल जालक छोड़ के अचानक गायब होने लगते हैं तो प्यारे बच्चे हम क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों हम लोग शॉर्ट की दोष। देखिए जहां से आप देखिए ये ऋण आयन से ये धन आयन से, तो यहाँ पे वाला जो ऋण आयन से देखिए खाली हो गया है, भाग गया है, और यहाँ देखिए यहाँ पे ऋण आयन से तो यहाँ पे धन आयंस होना चाहिए, तो देखिए ये भी भाग गया है। यानी सामान्य संख्या में एक धन आयंस भाग रहा है तो साथ में ऋण आयंस भी क्या हो रहा है, भाग रहा है क्रिस्टल जालक छोड़ के। यहाँ पे देखिए यहाँ से ऋण आयन भागा है, यहाँ से धन आयन, यहाँ पे देखिए ऋण आयंस, यहाँ पे धन आयंस भागा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए जहाँ यहाँ देखिए एक ऋण आयंस और यहाँ पे क्या है, एक धन आयंस, यानी सामान्य संख्या में ऋण आयन सामान्य संख्या में क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं, उसी दोष को हम लोग शॉर्ट की दोष कहते हैं। तो ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला यहाँ देखिए फ्रेंकल दोष क्या होता है। फ्रेंकल दोष क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्रेंकल दोष यह होता है कि यह दोष उस समय उत्पन्न होता है जब एक आयन अपने जालक की स्थिति को त्याग कर अंतरिकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेता है। यानी प्यारे बच्चों क्या होगा कि इसमें क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि यह दोष तब उत्पन्न होगा जब एक यहाँ देखिए आयन अपनी जालक की स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थान को ग्रहण कर लेगा। यानी प्यारे बच्चों क्या करेगा, एक जालक यहाँ देखिए क्या करेगा, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे डिफिनेशन के साथ यहाँ पे फिगर रहेगा तो और बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह दोष तब उत्पन्न होता है जब एक आयन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है तो ये प्यारे बच्चों उड़ के क्या आ जाएगा, ये अंतरकाशीय स्थान में चला जाएगा, पूरा गायब भी नहीं होगा। जैसे यहाँ का पॉजिटिव आयन है क्या करेगा, ये अंतरकाशीय स्थान में चला जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रेंकल दोष। तो ये भी साथ में आपको याद होना गया होगा और आप लोग नोट करते चलिएगा प्यारे बच्चों, लास्ट मौका है आपके पास और ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एफ सेंटर दोष क्या है, तो वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे एफ केंद्र दोष कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ऋण आयन रिक्तियां में क्या हो जाएंगे, जो ऋण आयंस का खाली स्थान होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उसको ही हम लोग एफ केंद्र कहते हैं, एफ केंद्र दोष कहते हैं। समझ गए यहाँ पे आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, सब क्वेश्चन है इसलिए हाईलाइट कर दें कि इसको पढ़ने का क्या जरूरत, आप लोग को तो पूरा याद होगा कि गति स्थिरांक की इकाई किस पे निर्भर करती है, अभिक्रिया की कोटि पे। चलिए अभिक्रिया की कोटि हमको जानना पड़ेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। चलिए गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, आप बताएंगे सर जी अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करती है। चलिए अब यहाँ पे समझिए अभिक्रिया की कोटि, तो चलिए अभिक्रिया का वेग भी इसमें समझेंगे, समझिएगा पर बच्चों डीपली आप बोलते हैं ना एक एक, और यहाँ देखिए इसको डिफिनेशन के तौर पे बताएंगे जो एग्जाम में आता है। तो हम लोग समझते हैं कि चलिए अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया का कोटि क्या होता है, अभिक्रिया की रणवक्ता क्या होता है, सब आपको एकाएक बता दे रहे हैं, सब प्यारे बच्चों क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग पढ़ते चलिए। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है, याद रखिएगा कि अभिक्रिया का प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया का वेग आखिर क्या होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। चलिए यहाँ पे समझाते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहलाता है। देख लीजिए प्यारे बच्चों, इससे सटीक डिफिनेशन ना आपको पूरे जिंदगी में नहीं मिलेगा, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। चलिए अभिक्रिया का वेग किसे कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का क्वेश्चन पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि समय के साथ अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रता में जो भी परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों समय के साथ, यहाँ पे बताना है समय के साथ
अभिकारक और प्रतिफल की सांद्रता में जो भी परिवर्तन होगा उसे ही प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर कहते हैं। इसका प्यारे बच्चों ऐसा यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। यहाँ पे आपको याद रखना है अभिक्रिया का दर, रासायनिक अभिक्रिया का वेग पूछता है तो आपको यही डिफिनेशन लिख के आना है, यही आपके लिए बेहतर है और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे क्वेश्चन था हमारे पास, ये आप देखिए क्वेश्चन ये था कि देखिए गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है अभिक्रिया की कोटि पे। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होता है ये तो हमको समझना जरूरी है। तो चलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, क्वेश्चन पूछा गया है 2 से 3 बार, समझिएगा प्यारे बच्चों। वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, वही क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो, जिसका डिफिनेशन हम दे रहे हैं वो पूछा गया है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने की अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों का योगफल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कई बार तो हम ऑब्जेक्टिव में भी इसको रटवाए हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों के योग को अभिकारक की कोटि कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये एक अभिक्रिया है, इसका घात क्या है m और यहाँ देखिए इसका घात क्या है n, यानी इसके योग को हम लोग क्या कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था प्यारे बच्चों यहाँ पे कि गति स्थिरांक की इकाई किस पे निर्भर करेगी। तो प्यारे बच्चों गति के जो स्थिरांक की इकाई है वो अभिक्रिया की कोटि पे करेगी। और गति स्थिरांक की इकाई किस पे करती है, तो यही अभिक्रिया का जो कोटि है ना प्यारे बच्चों ये इसी पे निर्भर करती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो समझ में आ गया तो लाइक काहे नहीं कर रहे आप लोग, लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए प्यारे बच्चों, लाइक करते चलिए प्लीज, लाइक पे लाइक मारते चलिए क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पे मत जाइए कि यहाँ पे 5 को क्वेश्चन होगा, 5 को क्वेश्चन होगा, आपको सब्जेक्टिव कितना बता दिए, 5-7 को तो यहीं पे आपको सब्जेक्टिव बता दिए, 7-8 को। प्यारे बच्चों इस पे मत जाइए, 7-8 को 9 को तो हम अभी सब्जेक्टिव बता दिए। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव देखिए कितना आपका हो रहा है। यदि किसी यहाँ देखिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी 2 गुना हो जाती है, यानी दर और दर के स्थिरांक किस कोटि की अभिक्रिया, तो ये आपको पता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप लोग क्या भरिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया। अब हमको जानना ना पड़ेगा कि ये शून्य कोटि आखिर कौन सी अभिक्रिया होता है जिसका दर और दर स्थिरांक समान होता है, जानना ना पड़ेगा। और ये पूछा गया है प्यारे बच्चों एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, तो वही क्वेश्चन सेलेक्टेड है 200, जो प्यारे बच्चों इसमें से एक भी अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ना होगा जो आपके एग्जाम में ना पूछेगा, जितना पूछेगा इसी के अंदर से पूछेगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। समझिए प्यारे बच्चों कितना सटीक डिफिनेशन है, और आपको ऐसे लिखना है क्योंकि ऐसे लिखने से ही आपको नंबर मिलता है। ऐसा नहीं होता कि पहाड़ जितना लिख दिए किताबी भाषा तो आपको बोर्ड खुश हो जाएगा चेक करने वाला, बाप रे बाप फलानवा के लड़का इतना लिख दे लेगा तो एक हम ज्यादा नंबर दे दी ना। प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है, जो देखेगा कि हाँ ये कुछ अलग डिफिनेशन लिखा है, एकदम सटीक निशाना मारा है। गोली कैसे मारा जाता है, एकदम ठाए से सीधा, एकदम सेकेंडों नहीं लगता है, उड़ा देता है, निशाना सही लगना चाहिए। अब ऐसे गोली थोड़ी चलेगा, हाथ में लेके गोली को ऐसे ऐसे दौड़ा के जाइएगा तब जाके उसके लीलार पे मारिएगा, सर पे मारिएगा, तो क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने कि शून्य कोटि अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया करते हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, मोल एल इनवर्स, इसका प्यार बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई होती है, मोल एल इनवर्स और समय का इनवर्स होता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है और ये प्यारे बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाए कि द्रवित NaCl, प्यारे बच्चों द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य से कैथोड पे मुक्त होता है। द्रवित NaCl के प्यारे बच्चों वैद्युत अपघट्य से कैथोड पे क्या मुक्त होगा, प्यारे बच्चों कैथोड पे मुक्त होता है सोडियम। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य पे कैथोड पे क्या मुक्त होता है। तो द्रवित NaCl के वैद्युत अपघट्य करना है, यानी प्यारे बच्चों हमको वैद्युत अपघट्य करना है क्या, तो NaCl डाल के, तो यहाँ पे कैथोड पे हमारा क्या मुक्त होता है, NaCl मुक्त होता है। तो यहाँ पे चलिए अब हम आपको यहाँ पे देखिए Na मुक्त होता है यानी सोडियम मुक्त होता है। तो हम इसको समझते हैं कि प्यारे बच्चों आखिर क्या होता है। चलिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अपघटन क्या होता है समझिए। अगर किसी तरल पदार्थ से करंट को प्रवाहित किया जाता है, अगर किसी तरल पदार्थ से करंट को प्रवाहित किया जाता है, सोडियम यहाँ पे लिखे हैं क्या, ये चलिए यहाँ पे हम आपको समझाते थे फिगर बना के। यहाँ देखिए अगर यहाँ देखिए क्वेश्चन है
कि अगर किसी तरल पदार्थ से करंट को प्रवाहित किया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण उस तरल पदार्थ के आयंस तत्व उससे अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए कोई तरल पदार्थ है, वैद्युत अपघट्य क्या होता है, ये जो तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ में प्यारे बच्चों क्या हम लोग NaCl घोल देते हैं। क्यों? आयंस घोलना है हमको, क्या हमको घोलना है इसमें क्या, NaCl। यहाँ पे आपको पता है कि Na पे प्लस होता है, Na पे प्लस होता है और Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि दो को लगा हुआ है, एक कैथोड एक एनोड। यहाँ आप देखिए, एक मान लीजिए यहाँ आप देखिए प्लस लगा है, एक यहाँ आप देखिए माइनस लगा है, एक कैथोड एक एनोड लगा है। अब यहाँ देखिए, इसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे प्यारे बच्चों, इसमें जब हम विद्युत धारा का प्रवाह देंगे, तब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह देते हैं ना, तो ये जो आयंस है ना, जो NaCl है, वो टूट जाता है। जब इसमें विद्युत का प्रवाह देंगे तो NaCl पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, टूट जाएगा। तो Na पे जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैथोड पे जाएगा। यानी जो माइनस वाला यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, Na चिपक जाएगा कैथोड पे, और जो Cl पे माइनस होता है, ये माइनस चिपक जाता है किस में, तो प्लस पे, यानी आप देखिए एनोड पे चला आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं वैद्युत अपघट्य। और आपको प्यारे बच्चे ये याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि लवण सेतु क्या होता है प्यारे बच्चों। लवण सेतु आप लोग समझे होंगे कि लवण सेतु आखिर क्या होता है। चलिए समझते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है कि लवण सेतु आखिर क्या होता है। चलिए, लवण सेतु के बारे में हम जानते हैं कि लवण सेतु क्या होता है। तो यह एक यू आकार की कांच की एक नली होती है, यह एक यू आकार की कांच की एक नली होती है, जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, जिसमें हम लोग KCl, KMnO3 और यहाँ देखिए NaCl आदि वैद्युत अपघट्य इसके अंदर क्या करते हैं, भर देते हैं इसके अंदर। KCl प्यारे बच्चों क्या, जो KCl हो गया, KNO3 हो गया, NaCl4 हो गया प्यारे बच्चों, NH4Cl हो गया, ये सब क्या करते हैं, इस नली के अंदर जोड़ देते हैं और दोनों कंटेनर को प्यारे बच्चों आपस में जो जोड़े रखती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। तो आप लोग अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, इसे ही हम लोग लवण सेतु कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यह एक, यहाँ देखो उल्टा एक प्रकार का कांच का नली है, जिसमें हम लोग KCl, KMnO3, NaCl यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, NH4Cl क्या करते हैं, इस आदि इसके अंदर भर देते हैं, इसके अंदर भर देते हैं। लवण सेतु डेनियल सेल में एक यहाँ देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यू आकार का एक होता है, परंतु उल्टा रखी जाती है, यही उल्टा प्रयोग किया जाता है। और ये क्या करता है, दोनों कंटेनर को जोड़ के रखता है, उसी को हम लोग लवण सेतु कहते हैं। इसके अंदर बस याद रखना है कि यहाँ देखिए जितना हमारा KCl हो गया, NaCl और यहाँ देखिए NH4Cl हो गया, यही सब भर के रखते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए कि अधिशोषण क्या होता है प्यारे बच्चों। यहाँ आप देखिए पृष्ठीय परिघटना क्या कहलाती है, अधिशोषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव छोड़िए, यहाँ पे सब्जेक्टिव जितना बता रहे हैं आप उसको याद करते चलेंगे। अधिशोषण आखिर क्या होता है, अधिशोषण, एडजॉर्प्शन। तो अधिशोषण क्या होता है, तो अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के अणु या यहाँ आप देखिए ठोस पदार्थ के सतह पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। यहाँ आप देखिए अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है, तो अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी द्रव के अणु ठोस पदार्थ की सतह पे चिपक जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषण कहते हैं। यानी आप देखिए किसी द्रव और गैस के जो अणु होंगे, ये ठोस की सतह पे आके चिपक जाएंगे और रासायनिक अभिक्रिया करने लगेंगे, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अधिशोषण की प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ये आप लोग प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि अधिशोषण प्यारे बच्चों क्या होता है, तो वही ना है, वही क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाए कि भौतिक अधिशोषण क्या है। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में आता है और ये सब क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट। भौतिक अधिशोषण क्या है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तो उत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव यही ना लिखते हैं हम कि भौतिक अधिशोषण प्यारे बच्चों क्या होता है, जवाब दीजिए तो उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय। तो भौतिक अधिशोषण क्रियाएं क्या होती है, आंसर लगाइए, आंसर लगाइए कि भौतिक अधिशोषण क्रियाएं क्या होती है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो भौतिक अधिशोषण क्रियाएं होती है प्यारे बच्चों क्या, उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय। अब यहाँ देखिए भौतिक अधिशोषण है, ये प्यारे बच्चों 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। तो जब यहाँ देखिए अधिशोषक की सतह तथा यहाँ देखिए अधिशोषित पदार्थ के मध्य दुर्लभ वान डर वाल बल द्वारा यहाँ देखिए बंधे हो अगर, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भौतिक अधिशोषण प्रक्रिया में क्या होता है, अधिशोषित जो पदार्थ होते हैं, भौतिक अधिशोषण प्रक्रियाओं में जो अधिशोषित पदार्थ होते हैं वो कमजोर वान डर वाल बल के द्वारा अगर बंधे हैं, अगर भौतिक अधिशोषण में जितने भी प्यारे बच्चों यहाँ देखिए अधिशोषित पदार्थ हो वो क्या होता है, कमजोर यानी आंशिक रूप से यहाँ पे कमजोर वान डर वाल बल के द्वारा अगर बंधा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहते हैं। और जो
भौतिक अधिशोषण की प्रक्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों, वो साथ में आपको लिखना है कि उत्क्रमणियां होती हैं, उत्क्रमणियां होती है, उसे हम लोग भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि भौतिक अधिशोषण आखिर क्या है। अब यहाँ देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझिए। कम से कम इसमें 15-17 आपको सब्जेक्टिव करा दिए हैं, 15 से 17, और ये एक भी ऐसा क्वेश्चन आप साबित नहीं कर पाइएगा कि ये बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार ना पूछा गया हो। जाके क्वेश्चन बैंक का पन्ना पलट लीजिए। अब इसके अगला चैप्टर से लाएंगे क्वेश्चन, फिर पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, यहाँ पे उसके बाद से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, सब आएगा। आप लोग सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ते चलिए। ये जो 200 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये रट जाइएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम निकालना है तो रट जाइएगा। देखिए रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, तो रासायनिक अधिशोषण की सतह पर अधिशोषण पदार्थ रासायनिक बंधन द्वारा, मजबूत बंधनों के द्वारा अगर बंधा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है प्यारे बच्चों की अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित जो पदार्थ होगा रासायनिक बंधन द्वारा बंधे होंगे, मजबूत रासायनिक बंधन द्वारा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे प्यारे बच्चों। कौन, केमिकल, यहाँ पे देखिए एब्जॉर्प्शन कहेंगे, एडजॉर्प्शन कहेंगे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आंसर लगाए कि रासायनिक अधिशोषण प्रक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अधिशोषण प्रक्रियाएं होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे पहले फटाफट लाइक कीजिए, तो इतना देर से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से एक बार लाइक कर दीजिए, तो इतना समझा रहे हैं आपको बच्चा की तरह। और लाइक करने के बाद फिर चैनल को भी फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कीजिए। और प्यारे बच्चों आज यहाँ पे केमिस्ट्री हो रहा है, तो कल होगा सुबह में बायोलॉजी का, बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होगा प्यारे बच्चों। आपको याद रखना है कि कल सुबह बायोलॉजी का यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव होगा, सेम टू सेम इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आपको कल बायोलॉजी के क्लास में आना है। तो इतना जो क्वेश्चन बताए, कम से कम 15 से 17 आपको सब्जेक्टिव इसमें है, और 15 से 17 जो सब्जेक्टिव है वो याद होना चाहिए। ये नहीं कि रट्टा मार के नहीं, समझ के। क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए समझ के लिखते हैं ना, तो डिफिनीशन के बाद भी आप लोग अपने जो लैंग्वेज में लिखिएगा ना, कुछ भी अपने लैंग्वेज में जो हम समझा दिए कि नहीं ऐसे करके वैसे होता है, वैसे करके वैसे होता है, वो लिखिएगा ना बाद में अथवा देके। देखिए डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद से दे दीजिएगा प्यारे बच्चों क्या, अथवा। यहाँ पे देखिए एक, यहाँ देखिए टॉपर का यही निशानी होता है, अथवा देखिए जो अपना लैंग्वेज होता है। कि जैसे हम समझा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य की क्रिया में क्या होता है, जब यहाँ पे देखिए वैद्युत अपघट्य में क्या करते हैं, NaCl को जोड़ देते हैं, उसके बाद से बाहरी यहाँ पे क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह कर देते हैं। तो जो हमारा Na होता है और Cl होता है प्यारे बच्चों, NaCl जो होता है टूट जाता है, टूट के वो विभक्त हो जाता है, जिसमें Na क्या होता है प्यारे बच्चों, जो होता है Na जिसपे प्लस होता है, वो क्या करता है प्यारे बच्चों, कैथोड पे जाके जमा हो जाता है, और जो Cl माइनस होता है वो क्या होता है, एनोड पे जाके जमा हो जाता है। और इसी प्रक्रिया का हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ऐसे लिखिएगा तो नंबर नहीं देगा, बताइए। तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन के साथ साथ अथवा देके ऐसे लिखिएगा, ताकि प्यारे बच्चों आपका नंबर मिल सके। और ऐसे ऐसे आपको कोई बात नहीं बताएगा, डेली 3 दिन पे आपको बताया जाएगा कि ऐसे करो तो टॉप कर जाओगे, 90% आ जाएगा। पढ़ाइए तब ना टॉप करेगा बच्चा। 3 दिन पर वीडियो ला रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं कि ऐसे करो टॉप कर जाएगा, 2 महीने में पास कर जाओ, 1 दिन में चीट करके पास कर जाओ। ऐसे कोई पास करेगा? 2 साल आपको सरकार काहे टाइम दे रहा है? 2 साल दे रहा है 12th के लिए। 2 साल कम होता है प्यारे बच्चों, 2 साल का दिन कम होता है, नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। तो कैसे कोई 1 महीना 10 दिन पढ़ के टॉप कर जाएगा? इम्पॉसिबल है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी भी टाइम है, पढ़िए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। अभी 11 बजे भी आपका रिवीजन क्लास है, तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।